आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सभी जगह लगने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल के इसको पहचाना जाता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले क्या रहता अपन वो समझ लेंगे, उसके बाद अपन उसकी सारी कंसेप्ट वन बाय वन लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूसरा कुछ नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट एक साधन है जिसका यूज करके अपन क्रेडिट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फुलफिल कर सकते। ठीक है, जैसे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग मतलब परचेसिंग और सेलिंग दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हर ट्रांजैक्शन अपन कैश में करने गए तो हर पर्सन की लाइफ में या हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हर एक के पास कैश होंगी तो ही वो परचेस या सेल कर पाएंगे, उसके अलावा वो परचेस और सेल को नहीं बढ़ा पाएंगा। अगर अपने को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है तो अपने को मस्ट है कि अपन क्रेडिट पे परचेस करें और क्रेडिट पे सेल्स करें, परचेस करें और क्रेडिट पे सेल्स करें। अब क्रेडिट पे परचेस कर लिया, सेल्स कर लिया, हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती कि जब ऐसा हो कि क्रेडिट पे परचेस किया जा सके। सपोज अपन मार्केट में गए और वहाँ पे अपन ने बोला कि अंकल हमको 100 नोटबुक सोना, ठीक है, तो वो तुमको क्रेडिट पे देंगे क्या? नहीं देंगे। एक नोटबुक मांगोगे और हमेशा तुम उन्हीं के दुकान पे जाते होंगे तो वो तुम लोगों को दे देंगे कि चलो भाई 5 रुपये का पेज मंगाए या 15 रुपये की 20 रुपये की नोटबुक मंगी है, तो तुम लोगों हमेशा उसके पास जाते और उससे परचेस करते। उतनी पहचान तुम्हारी है, इस वजह से वो ना रिस्क तुम्हारे पीछे ले लेंगे और तुमको उधारी पे वो नोटबुक या पेन दे देंगे। लेकिन अगर तुम गए और बोला कि 50 नोटबुक्स होना या 100 नोटबुक्स होना, हम आपको पेमेंट कल करेंगे या परसों करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारे पे इतना यकीन रखते कि तुमको इतनी नोटबुक्स प्रोवाइड करें। सही है, अगर तुम्हारी फैमिली को पहचानते होंगे तो शायद वो उतना नोटबुक्स तुमको दे दे, अदरवाइज वो कोई भी हाल में सिर्फ तुम्हारी पहचान पे आज उतनी नोटबुक्स नहीं दे। लेकिन सपोज मैं गई तो क्या होगा? मेरे को दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि थोड़ा सा पहचान भी है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, इस वजह से वो यकीन कर लेंगे कि मैम 50 नोटबुक्स 100 नोटबुक्स के पैसे अपने को कुछ दिनों में पे कर सकते। लेकिन मैंने क्या किया, 10-15 हज़ार रुपये का माल उनको बोला कि मेरे को क्रेडिट पे दे दो, तो शायद वो ना दे, वो बोले कि मैम आपको कुछ एडवांस देना पड़े या कुछ पैसे देना पड़ेंगे, ऐसा कंडीशन के साथ वो मेरे को दे दे। तो ऐसे सिचुएशन में उनका बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा और मेरे को भी परचेसेस की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से शायद मैं नेक्स्ट टाइम उनके पास न जाके किसी और के पास जाऊँ, या तो मैं जो बुक्स वगैरह परचेस कर रही हूँ उतनी ही खरीदूँ जितनी मेरे को लगने वाली है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऐसा हो कि कंपनी का भी ट्रेड ना बढ़े, रिटेलर का भी ट्रेड ना बढ़े, होलसेलर का भी ट्रेड ना बढ़े, और जितनी एक्चुअल डिमांड है उतना ही सेल हर एक पर्सन का हो। और जिनके पास कैश अवेलेबल ही नहीं, बेचारे वो तो उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं परचेस करने के लिए, तो वो लोग खरीद नहीं पाए। तो ये सारी लिमिटेशंस होती थी जिसका बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होता था, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहती कि वो अपने प्रॉफिट को, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन करना पसंद करती, और अगर उनका ड्यूरेबल गुड्स होगा मतलब एसी होगा या जो लॉन्ग टर्म जिनकी ड्यूरेबिलिटी ऐसे कुछ गुड्स होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में कैश में उनकी डिमांड कम रहती। बराबर है? बुक से उन्होंने बोला नहीं आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, तो तुम क्या बोलेंगे? अंकल हम कल लेके जाएंगे, परसों लेके जाएंगे, उसके अगले दिन लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है तो शायद तुम पैसे मैनेज करके तब की तब उसको परचेस कर सको। तो ऐसे सिचुएशन में पेरिशेबल गुड्स को तो उसका बेनिफिट मिल जाता कैश का, और पेरिशेबल गुड्स मोस्टली लोग कैश में ही देना पसंद करते, क्योंकि उसका कंजम्पशन अगर हो गया तो उसके बाद उसको कस्टमर से रिटर्न नहीं ले सकते। बराबर। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब ड्यूरेबल गुड्स वालों को अपना बिजनेस और बढ़ाना था, तो कुछ ऐसी गारंटी हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसके बेस पे
अपन उनको उधारी पे दे सकते। ऐसी चीज को देखने के लिए फिर कुछ लोग कोई गिरवी रख लेना, इन सब चीज़ों का, जैसे बैंक्स वगैरह है तो अपने को लोन प्रोवाइड करती, तो अपन अपने को जिस चीज़ के लिए, जैसे होम लोन के लिए लोन प्रोवाइड किया तो होम उनके पास क्या रहता, गिरवी रहता। गाड़ी के लिए दिया तो गाड़ी गिरवी रहती, मोबाइल के लिए दिया तो मोबाइल गिरवी रहता, बराबर। तो वैसे ट्रेड में कैसे पॉसिबल था, तो उस लिए एक एक्ट जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 का ये एक्ट। इसमें 3 टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कवर किया गया है, जिसमें है चेक, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड है प्रॉमिसरी नोट। चेक तो तुम लोगों को है ही मतलब पता। चेक देके मतलब मैं गई सुधीर अंकल को बोला, या किसी भी स्टेशनरी शॉप पे गई, हमारे बाजू में एक सुधीर अंकल की शॉप है इसलिए उनका नाम निकाला। तो अगर कोई बाजू वाले अंकल है या तो कोई स्टेशनरी वाले पहचानत में है, उनके पास मैं गई, उनको बोला अंकल 20,000 का मेरे को गुड्स होना है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप क्या करो, एक चीज़ करो, हमको एक चेक एज अ दे दो, ब्लैंक चेक। हम आगे जाके क्या करेंगे, जब भी आप हमको बोलोगे उस दिन उसको फिल कर लेंगे और अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो एज अ सिक्योरिटी उन्होंने मेरे से क्या लिया, चेक। लेकिन चेक को देना और वो भी ब्लैंक चेक साइन करके देना है थोड़ा रिस्कियर है। इस वजह से मोस्टली चेक का इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा, मतलब लोगों ने फ्रॉड किए उसमें कि भाई 20,000 लेना है, वो अंकल ने 30,000 भर लिया और मेरे अकाउंट से उसने डिडक्ट कर दी। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर कभी चेक ड्रॉ डिसऑनर्ड हो जाना क्योंकि मैंने मेरे अकाउंट में बैलेंस न रखना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस चेक के साथ होते थे। तो वैसे एक चीज उन्होंने सब्स्टिट्यूट बोल के लाई, जिसको बोला जाता बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोला जाता हुंडीज भी, और ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो बोला जाता प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे बढ़ने से पहले अपन प्रॉमिसरी नोट क्या है वो समझ लें। चेक समझ गया, प्रॉमिसरी चेक तो सबको पता है, बैंक अपने को जो चेक देती है। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट ये एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉमिसर सामने वाले को प्रॉमिस करता। प्रॉमिसर मतलब सपोज ए ने सेल किया बी को, ठीक है, तो बी को ए को पैसे देने है ना। ए क्या एंट्री करेंगे मिस्टर ए, जनरल एंट्री क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझ में। सपोज 50,000 का ये कुछ ऐसे एंट्री उसने नोट डाउन कर ली। अब बी को ए को कितने देना है, 50,000 फॉर सेल्स, बराबर है, उसने परचेज किया। तो ऐसे सिचुएशन में बी को ए को पैसे देना है, तो बी क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाता जिसको बोला जाता प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसका फॉर्मेट तुम्हारी बुक्स में दिया है, वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। पर इसमें लिखा क्या रहता वो बोल देती। इसमें लिखा रहता आई प्रॉमिस टू पे यू, मतलब बी लिखेगा, बराबर है। तो बी कौन हो गया, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो ड्रॉवर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पर ड्रॉवर ना ध्यान में रख के तो मेकर रखो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में अपने को ड्रॉवर और करना है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हारे मन में हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करेगा, आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 ऑन 31 मई 2020, बराबर है। तो इसने क्या किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि मैं देखो कब पेमेंट करूंगा, 31 मई 2020 को पेमेंट करूँ। ऐसा प्रॉमिस किसने दिया, बी ने, मतलब डेटर्स ने। ये कौन है, डेटर, ये कौन है, क्रेडिटर, ठीक है। इसको बोला जाता है मेकर, इसको ही बोला जाता है एक्सेप्टर, क्योंकि ये खुद ही लिखता और खुद ही इसको एक्सेप्ट करता, ठीक है। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसका फॉर्मेट अपने पास देखो 12 के स्टेट बोर्ड की बुक में भी है।
स्पेसिमन बना देती और बताती, कुछ इसके फीचर्स भी फिर तुम लोगों को ध्यान में देती। समझ में आया? तो डेटर्स यहाँ पे कौन रहता? मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे स्पेसिमन दिया है। प्रॉमिसर मतलब, प्रॉमिस मतलब क्या? किसी को वचन देना, बराबर है? तो इसलिए इसका नाम ही दिया गया प्रॉमिसरी नोट। देखो फिर यहाँ पे क्या किया जाता, यहाँ पे एक स्पेसिमन बनाया जाता। सबसे पहले हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टैम्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैम्प। स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या हर डॉक्यूमेंट तभी लीगल माना जाएगा जब उस पे स्टैम्प लगा हो, बराबर है? उसके बाद डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता ए, मतलब कौन था? मेकर। तो नेम ऑफ द मेकर, नेम ऑफ द डेटर, ऐसा भी तुम बोल, ठीक है? उसके बाद एड्रेस, उसी का एड्रेस, ठीक है? उसी के बाद उसी के साथ ये डेट यहाँ पे भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते, डेट ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर डेट ऑफ ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी इसको बोला, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे लिखा जाता रुपीस और नंबर्स में यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद लिखा जाता 3 months आफ्टर डेट, जितने भी दिन के लिए होगा। सपोज मैंने ए ने, जो अपना एग्जांपल था, ए सेल गुड्स टू बी, ठीक है ना? तो बी ने प्रॉमिस किया ए को कि मैं देखो ₹50,000 आफ्टर 30 डेज दूंगा, आफ्टर 30 डेज दूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा जाएगा आफ्टर 30 डेज, after date I promise to pay मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर ए, कौन लिख रहा है इसको? बी लिख रहा है। यहाँ पे नेम ऑफ द टेकर मिस्टर बी, एड्रेस कर लो मेन रोड, यहाँ पे कर लो जलगांव, ठीक है? डेट ऑफ मेकिंग 2 मई 2020, ठीक है? या 1 मई कर लो, 1 मई 2020। 30 days after date I promise to pay Mr. A or his order the sum of rupees कितने देने हैं? 50,000। रुपीस यहाँ पे लिखना है वर्ड्स में, ₹50,000 only for value this। इस तरीके से मिस्टर बी ने किसको लिख के दिया? मिस्टर ए, ठीक है? और ये भेज दिया टू किसको भेजा? मिस्टर ए, मतलब ये लिख के किसको दिया? तो मिस्टर ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एड्रेस
कुछ भी, गाली चौक, जलवा। तुम लोग इसको थोड़ा नीचे लिख लेना, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे मेकर की साइन, साइन नेम ऑफ द मेकर और साइन ऑफ द मेकर, ऐसा तुम लोगों को यहाँ पे लिखना, समझा। ये है काय का प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमन, स्पेसिमन मतलब फॉर्मेट, समझ में आया। तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखो, समझ में आया। यहाँ पे ये नहीं भी डाला तो भी चलेगा। ये 30 डेज, अब अलग अलग डेज रह सकते, इसने बोला 60 डेज, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 60 डेज आफ्टर डे, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर लर्न हो गया तो ये सेंटेंस जो है वो ऐसा कैसे अपने को लर्न करना पड़ता है। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कभी भी आता नहीं। 12th के सिलेबस में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, पर फिर मैंने फर्स्टली प्रॉमिसरी नोट एक्सप्लेन करने के लिए लिया था, इस वजह से मैं ये तुम लोगों को उसका फॉर्मेट मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। अब तुम लोग ये फॉर्मेट लिख लो, फिर मैं फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट तुमको बता, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। चल अपन करते 50 की स्पेलिंग देख लेना, FIF इधर 30DH IRTY, ठीक है। अभी कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि यहाँ पे लिखना चाहिए प्रॉमिसरी नोट, और कुछ लोगों का बोलना है ऊपर लिखना चाहिए प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। क्या बेटर ऑप्शन है, ये अंदर लिखा जाए या बाहर लिखा जाए? अंदर लिखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अपन एक पेपर पे ये बनाएंगे, है ना। मेकर जो है, इसको बनाने वाला जो है मिस्टर बी जो है, वो एक पेपर पे बनाएगा और वो पेपर पे ये लिखेगा ना प्रॉमिसरी नोट। तो इस वजह से ये अंदर लिखना और इसके बाद ये ड्रॉ करना फॉर्मेट सही, ठीक है। पर बाहर भी लिखे तो ऐसा कुछ नहीं। अगर अपना पेपर है, पेपर पे अपन ने बॉक्स अलग बनाया और ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखा, तो ऐसा उसका मीनिंग है कि वो वैलिड नहीं, ठीक है। समझ में आया? अपन लिख ले, ये लिख लिया होगा। अब अपन फीचर्स देख लेते हैं, है ना। तुम लोगों के पास ये है फॉर्मेट, है ना। तो अब देखो मैं बताते जाती हूँ और तुम लोग देखो, मैंने गलती से पोस्ट डाला। देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि प्रॉमिसरी नोट पे क्या लगा हुआ था? स्टैंप लगा हुआ था, बराबर है। तो इसका मीन्स क्या है कि वो हमेशा स्टैंपेड होना चाहिए, इट इज मस्ट बी स्टैंपेड। It is must be stamped as per Stamp Act 1899, बराबर है। उसके बाद अपन ने देखा, क्या देखा? सेकेंडली अमाउंट इन फिगर होना चाहिए, है ना। अमाउंट इन फिगर होना चाहिए, अमाउंट इन वर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा क्या? मेकर का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ मेकिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टेन डेज के बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस होना चाहिए, बराबर है। सर्टेन पर्सन को पेमेंट करने का प्रॉमिस होना चाहिए, जैसे वहां पे था मिस्टर ए को, बराबर है। उसके बाद सर्टेन सम ऑफ मनी, कितने देने हैं? 50,000 देने। सर्टेन डेज के बाद मतलब कितने? 60 दिन के बाद देने। सर्टेन पर्सन को मतलब किसको? मिस्टर ए को देने हैं, बराबर है। उसके बाद अमाउंट हो गया, सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, सर्टेन डेज होने चाहिए, सर्टेन पर्सन होना चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टैंपेड होना चाहिए, मेकर का नाम और मेकर की साइन होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद जिसके नाम से प्रॉमिस दिया गया है, बराबर है, प्रॉमिसी, उसके नाम
उसका भी नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, समझा? लिखो पे, इट इज मस्ट बी स्टैम्पेड, इट इज मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा फॉर्मेट है उस हिसाब से फॉर्मेट रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इक्का दुक्का चेंज रह सकता, बराबर है। इट इज मस्ट कंटेन क्लियर प्रॉमिस टू पे, mere acknowledgement of debt. It must contain a clear promise to pay, mere acknowledgement of debt, मतलब उसको कुछ ना कुछ डेट देने का ही उसमें उसको प्रॉमिस होना चाहिए। किसी से किसी का लेना होगा और वो लेना पूरा करने के लिए ही उसने प्रॉमिस देना चाहिए। जैसे यहाँ पे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट करना था, तो वो करने के लिए ही उसने यहाँ पे प्रॉमिस करना चाहिए, मतलब उसको कुछ ना कुछ लेना ही होना चाहिए। तो उसको कुछ ना कुछ देना ही होना चाहिए मिस्टर ए को, तभी वो प्रॉमिस कर सकते। ठीक है, उसके बाद प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, must be unconditional, बराबर है। इसमें जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई प्रॉमिस टू पे यू और योर ऑर्डर आफ्टर गेटिंग मैरिड विथ सी, बराबर है। तो ये क्या हुआ, कंडीशन डाल दी कि तू जब दूसरे से सी से शादी करेगा तब मैं तेरे को ये पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होना, बराबर है। तो ये क्या कर दी उसने, कंडीशन डाल दी। तो कंडीशन डालना नहीं, क्या बोलना था सिर्फ अपने को, 30 days आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसी कंडीशन डाली थी क्या, नहीं। ठीक है ना, तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी। ये समझ में आया, ये कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल। उसके बाद मेकर, हाँ, प्रॉमिसर और मेकर मस्ट बी साइन। प्रॉमिसर मतलब प्रॉमिस करने वाला और प्रॉमिसी मतलब प्रॉमिस लेने वाला, बराबर है। प्रॉमिसर और मेकर मस्ट बी मेकर मस्ट बी सर्टन पर्सन, मतलब सर्टन पर्सन मतलब पर्सन फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आई प्रॉमिस टू पे, पर कौन प्रॉमिस कर रहा है उसका नाम ही पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर, एक कंपनी हो, आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो, नेचुरल पर्सन हो तो वो, फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें बोला है द मेकर मस्ट बी सर्टन पर्सन। उसके बाद है द पेई मस्ट बी सर्टन, मतलब जिसको पेमेंट करना है वो भी सर्टन होना चाहिए, बराबर है। कोई ऐसा फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए जिसकी या फिर जिसकी डेथ हो गई वगैरह, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जिसको पेमेंट करना पॉसिबल है। ठीक है, देखो ऐसा, देखो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस का और एक एग्जांपल दे, आई प्रॉमिस टू पे यू आफ्टर यू, क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर यू गिफ्टिंग मी मून, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि तू जब मेरे को मून गिफ्ट करेगा तब मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, ये पॉसिबल है क्या, कभी भी नहीं। हाँ, मेरे को अगर मेरे को ये बोलो कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है को, आफ्टर सी डाइड आई विल पे यू, बराबर है।
तो ये पॉसिबल है क्या? आफ्टर शी डाइड आई विल प्रॉमिस टू पे यू, ऐसा बी ने ए को बोला, तो पॉसिबल है क्या? है कि नहीं? देखो सी की जो डेथ है वो तो होनी चाहिए, पर ए और सी की शादी होनी चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसलिए वो कंडीशनल था। लेकिन आफ्टर डेट ऑफ सी आई विल प्रॉमिस टू पे यू, इसमें सी की डेट आज नहीं होंगी पर होंगी तो जरूर, तो तब तक पेमेंट हो सकता, तब पेमेंट हो सकता। हाँ, गिफ्टिंग मी मून, तुम्हें को मून गिफ्ट देगा, पॉसिबल ही नहीं हो, इम्पॉसिबल एक्ट, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी उसको बोला जाता, पॉसिबल ही नहीं हो, तो वो क्या है? कंडीशनल है। बराबर है, अपने को कहना अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन अटैच नहीं, ठीक है? मतलब कंडीशन इन द सेंस जो चीज पॉसिबल है उसके लिए ही तुम प्रॉमिस करो, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो डाल के तुम प्रॉमिस नहीं कर सकते। हो गया? It should not be made payable to bearer, एक चीज लिख लो, it should not be made payable to bearer, बराबर है? मतलब कोई मिस्टर ए छोड़ के या उसने जिस पर्सन को पेई बनाया था उस पर्सन को छोड़ के कोई और पर्सन, वो क्या नहीं हो सकता? ये पेमेंट नहीं किया जा सकता, बराबर है? या किसी को सपोज मिस्टर बी ने मिस्टर ए को लिख दिया कि मैं तेरे को प्रॉमिस देता हूँ, या मेरे भी आप में ऐसा ए को राइट है कि वो किसी और को ऐड कर सकता, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो अपन ने जो फॉर्मेट लिखा उसमें लिखा था प्रॉमिस टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर भी दे सकता है मिस्टर बी को कि क्या कर प्रिया मैडम को दे, बराबर है? मिस्टर ए ने क्या बोला कि मेरे को या प्रिया मैडम को किसी को भी पेमेंट करना, ठीक है ना? तो मिस्टर बी के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। कौन? एक ए जो एक्चुअल रिसीवर है, और सेकंड में तो मैं कौन हूँ? पेई, बराबर है? तो मिस्टर ए भी पेई है, उसको नहीं दिया तो मैं भी पेई हूँ, बराबर है? तो ऐसे सिचुएशन में वो हम दोनों को पेमेंट करने का बोल सकता। लेकिन अगर सपोज ये बिल हम लोगों से गुम गया और ये जाके चेहक को मिल गया, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में चेहक ने उसको उठा के लाया और बोला बी को, ला चल इसके पैसे दे, तो ऐसे सिचुएशन में बी सी को देने के लिए या चेहक को देने के लिए लायबल नहीं। लेकिन मेरा नाम, मेरे को प्रॉमिस उस फॉर्मेट में उसने किया हुआ था, मिस्टर ए ने बोला था पे टू, मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया था आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और प्रिया मैम, बराबर है ना? और हिज ऑर्डर, तो और प्रिया मैम, ऐसा वो बोल सकता है। एक बार फॉर्मेट वापस जाके तुम लोग देखना और मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। वैसे गलती से वो रफ हो गया फॉर्मेट, पर फिर मैं फीचर्स भी नहीं लिख पाती थी। तो बियरर मतलब जो बियरर है, जैसे बियरर चेक रहता, तो बियरर चेक क्या रहता? जो उसको लेके गया उसको उसके पैसे मिल जाते। तो यहाँ पे पर्सन का नाम रहता, सर्टेन पेई रहता, सर्टेन मेकर रहता, सर्टेन रिसीवर रहता, बराबर है? सर्टेन पेमेंटर, पेई मतलब रिसीव करने वाला, ना कि देने वाला, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो ऐसे फीचर्स इस प्रॉमिसरी नोट के अपने को दिख गया, ठीक है? इसको लिखो, ठीक है? लिख लिया? देखो अभी एक चीज हो सकती है, मोस्टली प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी रहती, एक ड्रॉवर मतलब एक मेकर और एक पेई, बराबर है? मोस्टली मतलब नॉर्मली तुम बुक्स में पढ़ोगे तो 2 ही पार्टीज रहती। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वहाँ पे उन्होंने पे, आई प्रॉमिस टू पे मी और माय ऑर्डर, या पे टू मिस्टर ए और प्रिया मैम, ऐसा पे को इन्होंने ऐड किया है। 12th की बुक में वो ऐड किया है कि नहीं वो थोड़ा सा तुम लोग देख लो, ठीक है? नहीं तो फिर मैं यूज
उस बुक के हिसाब से जो फॉर्मेट है वो शेयर कर लूँ। तो ऐसी सिचुएशन में पे ये थर्ड पार्टी हो जाए, राइट। यहाँ पे मेई, मेकर, पे और ड्रॉवर है ना। तो पर नॉर्मली प्रॉमिसरी नोट पे कितनी पार्टीज रहती? 2। कितनी पार्टीज रहती? 2, मेकर और ड्रॉवर। सॉरी, मेकर और पे, बराबर है। ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवर और मेकर एक ही। कहाँ लिखा अपन ने? प्रॉमिसर, मेकर, ड्रॉवर एक ही, मतलब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉवर को यहाँ पे ना ही मिक्स करो तो बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि अभी अपने को बिल ऑफ एक्सचेंज में उसको ध्यान में लेना है, वो वहाँ पे अलग चीज है ड्रॉवर। ठीक है, मेकर को अपन ड्रॉवर भी बोल सकते। चलो फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए अपन ये सारे चैप्टर्स पढ़ते है ना। बोल लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके फीचर्स कुछ प्रॉमिसरी नोट्स के जैसे, तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जैसे प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा होना चाहिए? राइटिंग में। उसका भी फॉर्मेट है, इसके बाद में वो लिख। ठीक है, कैसा होना चाहिए? राइटिंग में। इट मस्ट बी डेटेड, यहाँ पे लिखा था क्या अपन ने? इट मस्ट बी डेटेड नहीं, अपन ने लिखा नहीं था, पर लिख लेना 9 पॉइंट। इट मस्ट बी डेटेड, प्रॉमिसरी नोट पे भी डेट होना चाहिए और बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी डेट होना चाहिए। वहाँ पे रह गया शायद मेरे से, शायद तो अगर वो तो डबल ना हो दिखे ना। इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी डेटेड, डेट होना जरूरी। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट मानने के लिए उस डॉक्यूमेंट पे क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखो प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। हाँ लिखा अपने, इट मस्ट बी कंटेन क्लियर प्रॉमिस टू मेक। हाँ ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में तो लिख लो वहाँ पे, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, it must contain an order to pay certain sum, मतलब certain amount, बराबर है। यहाँ पे क्या बोला? It must contain an order to pay certain sum of money, कुछ पैसे देने का इसमें प्रॉमिस होना चाहिए, जैसे प्रॉमिसरी नोट में था। और वहाँ पे क्लियरली डेब्ट का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे डेब्ट नहीं भी रही तो चलती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके 2 टाइप है। कौन से 2 टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज के? ट्रेड बिल और एकोमोडेशन। कौन से 2 टाइप है? ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल में देखा कि जब अपना ट्रेडिंग की वजह से लेना देना है, तो जैसे अपन वो स्टेशनरी वाला एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ पे क्या था? ट्रेडिंग की वजह से लेना देना था। यहाँ पे क्या है? इसने इसको गुड्स सेल किया है तो लेना देना है। तो कभी कभी म्यूचुअल हेल्प के लिए भी क्या किया जाता था इसलिए यूज करें, क्योंकि उसको यूज नहीं किया जाता था, वो है म्यूचुअल हेल्प के लिए, तो उसको बोला जाता एकोमोडेशन बिल, बराबर है। जिसके एग्जाम्पल्स अपने को यहाँ पे पढ़ना है। 12th के बुक में ट्रेड बिल है, एकोमोडेशन बिल नहीं, तो अपन 12th के हिसाब से सिर्फ ट्रेड बिल लेंगे, एकोमोडेशन बिल अपन बाद में करेंगे। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सर्टेन सम ऑफ मनी देने का प्रॉमिस होना चाहिए, या सर्टेन सम ऑफ मनी पेमेंट का ऑर्डर उसमें होना चाहिए, बराबर है। मतलब पैसे ही पे करना है, कोई चीज नहीं है।
प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें भी जो प्रॉमिस किया जाता ये कैसा रहता, अनकंडीशनल होना चाहिए। विल मस्ट बी, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, बराबर है। तो वहां पे प्रॉमिस वर्ड लगेगा, प्रॉमिस है रहता। तो यहाँ पे इट मस्ट बी अनकंडीशनल, विल मस्ट बी अनकंडीशनल, बराबर है। तो ये जो प्रॉमिस है या ये जो ऑर्डर है पेमेंट की, ये कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल। जैसे अलग अलग कंडीशंस मैंने तुम लोगों को बोली, ऐसे कंडीशन यहाँ पे नहीं डाले, ठीक है। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, एक्सेप्टर, बराबर है। इन्होंने बोला, देखो यहाँ पे इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, बराबर है। या फिर उसके लिए बोलेंगे ड्रॉ, और फिर उसके लिए बोलेंगे रीड, ठीक है। It must be stamped as per Stamp Act. Payment must be in legal currency. इसका जो पेमेंट है वो कैसा होना चाहिए, लीगल करेंसी में होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल, बराबर है। और यहाँ पे ईयर को ये दिया नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक वर्ष भी देख लेंगे, यहाँ पे डालेंगे वर्ष भी देख, ठीक है। मतलब हर बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बराबर है। इट मस्ट बी स्टैम्पेड, स्टैम्प लगेगा ही, डेटेड, डेट लगेंगी ही, राइटिंग में होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्या पेमेंट करने का ऑर्डर होना चाहिए, कुछ अमाउंट, और वो भी मनी में। कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इस पे मेकर की साइन होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी, साइन ऑफ द, इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, इट मस्ट बी साइन बाय साइन बाय एक्सेप्टर, इट मस्ट बी साइन बाय एक्सेप्टर, ठीक है। अब तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि मैडम यहाँ पे मेकर बोला, यहाँ पे एक्सेप्टर बोला। पहले जो प्रॉमिसरी नोट बनाया तो एक्सेप्टर भी तो मेकर ही था, तो यहाँ पे आप अलग चीज है ना। तो अब इतना लिखो, फीचर्स लिखो, क्या क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टैम्पेड होना चाहिए, मस्ट बी राइटिंग होना चाहिए, मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, मस्ट बी साइन बाय एक्सेप्टर, मस्ट बी साइन बाय मेकर, या फिर यहाँ पे उसको बोला जाता ड्रॉवर, यहाँ पे एक्सेप्टर को बोला जाता ड्रॉवर, ठीक है। मस्ट बी साइन बाय ड्रॉवी, मस्ट बी साइन बाय ड्रॉवर, पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी, इट मस्ट बी डेटेड, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। ऐसे सारे फीचर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होना चाहिए, ठीक है। और जब इसका फॉर्मेट लिखूंगी तो और अच्छे से समझाती, अब पहले पार्टीज समझाती, फीचर्स लिखी।